हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग माय चैनल एंड वीडियोस एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय YouTube चैनल एंड फॉर मोटिवेटिंग मी कंटिन्यूअसली फॉर अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट। काफी सारी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप लिटरेरी टर्म्स पे भी वीडियो बनाइए, तो आज से हम लिटरेरी टर्म्स पे वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं। और आज जो पहला वीडियो लेक्चर अपना है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे मैं बनाने जा रहा हूं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है ये लिटरेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टेक्निक है। एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है और एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, सिगमंड फ्रायड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेंड्स कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके एक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने कि उसके थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं। यानी एक इंसान जो करता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो वो सोचता है। यानी एक इंसान के जो थॉट्स हैं वही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये लिटरेचर में भी आया और लिटरेचर में जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। तो उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के टेक्निक के द्वारा अपने जो नॉवेल्स हैं या ड्रामास हैं उनमें एक नया प्रयोग किया कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो थॉट हैं उनको उन्होंने और लिखना शुरू किया। यानी एक जो कैरेक्टर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि वो क्या कर रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम कह सकते हैं कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, आइडियाज है, उसको इसमें लिखा जाता है। तो हमारा जो माइंड है उसमें कंटिन्यूअसली थॉट्स जो वो चलते रहते हैं और इन थॉट्स को जो लिखने का प्रोसेस है एक तरह से उसी को लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। स्ट्रीम शब्द का अर्थ होता है नदी या धारा। तो जैसे एक नदी लगातार बहती रहती है वैसे ही हमारे विचार भी लगातार चलते रहते हैं। अगर आपको इसका प्रयोग करना हो, इफ यू वांट टू डू इट प्रैक्टिकली, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आप लिख करके देखें। कंटिन्यूअसली आपके विचार चलते रहते हैं, आपके मेरे सभी के। तो वो जो विचारों का प्रवाह है उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहने का कारण ये है कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है यानी हमारी जो चेतना है उसमें विचारों का प्रवाह तो चलता ही है, साथ में उसमें हमारे बहुत सारे इमेजेस भी माइंड में आती हैं। यानी जब हम सोचते हैं तो कुछ पिक्चर्स भी हमारी माइंड में आती हैं, लोगों से हम मिलते हैं, हमारी जो यादें हैं वो सारी मेमोरीज वगैरह जो है वो पिक्चर के रूप में हमारे माइंड में आती हैं। तो इसी को जो लिटरेचर में लिखा जाता है कि क्या किसी कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है उसको एज इट इज लिखना विदाउट एनी चेंज, उसको ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो ये था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की शुरुआत कहां से हुई, किसने इसको सबसे पहले यूज किया था और बाद में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन की। इन लिटरेचर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैपनिंग्स इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर। यानी किसी कैरेक्टर के माइंड में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, जो विचार लगातार चल रहे हैं, उनका वर्णन लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। फ्रेंड्स, सबसे पहले 1855 में अलेक्जेंडर बेन नाम के व्यक्ति ने और द सेंस एंड द इंटेलेक्ट नाम की अपनी बुक में और इस टर्म का यूज किया था। हालांकि इसका क्रेडिट जो है वो विलियम जेम्स को दिया जाता है जिन्होंने 1890 में अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इस टर्म का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर में इस टर्म का सबसे पहले यूज किया था मे सिनक्लेयर ने। मे सिनक्लेयर जो राइटर हैं
उन्होंने अपनी बुक द इगोइस्ट में अप्रैल 1918 में इसका यूज किया था, और उन्होंने इसका यूज किया था डोरोथी रिचर्डसन के नॉवल पिलग्रिमेज के लिए। रिचर्डसन का नॉवल है पिलग्रिमेज, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। और ये जो नॉवल है इसके 13 पार्ट्स हैं और 12 पार्ट इसके पहले पब्लिश हुए थे और एक रिचर्डसन की डेथ के बाद यानी पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि पहले यानी जो अर्लियर सेंचुरीज हैं उनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज नहीं होता था। कुछ ऐसे राइटर्स थे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज पहले भी कर रहे थे, जैसे लॉरेंस स्टर्न है, उन्होंने ट्रिस्ट्रम शैंडी में इसका यूज किया है। एडगर एलन पो ने द टेल टेल हार्ट में, और एंटन चेखव जो रशियन राइटर हैं उन्होंने अपने स्टोरीज और प्लेज में भी इसका यूज किया है। हैम्सन ने अपनी बुक हंगर और मिस्ट्रीज में इसका यूज किया है, और हेनरी जेम्स ने पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नाम की अपनी बुक में इस टेक्निक का यूज किया है। नाउ फ्रेंड्स, इन द 20th सेंचुरी दिस टेक्निक वाज फुल्ली डेवलप्ड। 20वीं सदी में इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, और टी.एस. एलियट, थॉमस टर्न्स एलियट ने अपनी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक में इसका यूज किया है। जेम्स जॉयस ने ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में इसका यूज किया है। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नॉवेल्स मिसेस डैलोवे और द लाइट हाउस में इसका यूज किया है। विलियम फॉकनर ने द साउंड एंड द फ्यूरी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल है और इसके 4 पार्ट्स हैं, इनमें पहले 3 पार्ट्स में उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है। सैमुअल बेकेट ने भी इस टेक्निक का यूज किया है और अपने स्टोरीज में भी उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है। नाउ इन लेटर पीरियड्स यानी इसके बाद 20th सेंचुरी में यूगिन और नील जो राइटर हैं उन्होंने अपने नाटकों में इसका प्रयोग किया है। सिल्विया प्लाथ ने इसका यूज किया है और इरविन वेल्स ने भी इसका यूज किया है। फिर 20th सेंचुरी में यानी जो मॉडर्न टाइम है उसमें एक बुक है जोनाथन सैफरन की एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड, 2002 की बुक है ये, उसमें उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है। और अमेरिकन ऑथर ब्रेंडन कॉनेल ने भी अपनी कहानियों में इसका यूज किया है। नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये टेक्निक जो है ये क्या है। एक पोइम है फ्रेंड्स टी.एस. एलियट की जे. एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक। ये जो पोइम है इसका टाइटल जैसे है लव सॉन्ग, हालांकि इसमें लव सॉन्ग जैसी कोई बात नहीं है। इसमें एक लवर है, एक व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका से और अपने दिल की बात कहना चाहता है, हालांकि he does not have the courage to say his true feelings to his beloved। वो अपनी बात अपनी प्रेमिका को नहीं कह सकता है। तो ये पोइम की कुछ लाइनें मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी हैं, तो आप इनको पढ़ के देखें। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient thrust upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one night cheap hotels। अब ये जो सारी की सारी लाइनें हैं ये सब कुछ उस कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है। वो सोच रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाएगा वन नाइट चीप होटल्स और रेस्टोरेंट्स और वहां की गंदगी, और वो कंपेयर करता है स्काई को, इवनिंग को विद ए पेशेंट। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। फिर वो कहता है टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। वो प्रश्न क्या है मुझसे मत पूछो। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट इन द रूम द वुमेन कम एंड गो। अब उसके दिमाग में ये चित्र आ रहे हैं कि वो जहां अपने प्रेमिका से मिलने जा रहा है वहां पे कुछ महिलाएं हैं जो रूम में आ रही हैं और जा रही हैं और वो बातें कर रही है माइकल एंजेलो के बारे में। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं और राइटर अपने को बिल्कुल बिना किसी इनपुट के और खुद ही ये चीजें बताता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये जो टेक्निक है इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो आई होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसी की तरह की अदर टेक्निक्स भी हैं। इंटीरियर मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सॉलिलोक्वी है और असाइड है।
इन चारों टेक्निक्स पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके और इनको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।